की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है डिस्पाइट ऑफ इंडियन की बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। पाकिस्तान की टीम बेटर टीम थी, हमको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज हमसे बहुत अच्छा किया। अगर देखे जाए तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बट लेकिन आज पर्टिकुलर डे वो पाकिस्तान का थी। शोएब अख्तर को बोल दिया, मैंने कहा यार इस बार क्या फ़ायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवर दे दो यार, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, आप हमारे साथ खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश होगे, क्या फ़ायदा है। शोएब अख्तर कोई चांस नहीं है भाई, हमारी टीम बहुत सॉलिड है, तकड़ी है, उड़ा देगी तुम लोग। हाँ भाजी, हरभजन सिंह वॉकओवर लेना नहीं लेना? अच्छा चलो क्या कर सकते हैं, रिलैक्स यार, एंजॉय द डे एंड बर्दाश्त करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान इंडिया मैच और पाकिस्तान में जो पशमुज़दा सूरत हाल है उसके अंदर ये बाद सबा का ठंडा झोंका साबित हुआ है। पूरी कौम में जो है एक नया एतमाद आया है और उसके साथ साथ जिस तरीके से इस नतीजे का जश्न मनाया गया है वो भी यकीनन बेमिसाल है। इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तान को 30 बरस और आलमी कप मुख्तलिफ़ नौइयत के आलमी कप के यानी T20 और वनडे मैचेस के 12 मैचों का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ये जो जीत थी कल की, ये इन 12 मैचों में भारत की तमाम जीतों पर हावी थी। ये एक यकतरफा मैच था जिसमें पाकिस्तान ने भारत की क्रिकेट टीम को आउट क्लास कर दिया। उनके तकब्बुर को, उनके गुरूर को और उनके बड़े बड़े दावों के महल जो उन्होंने तामीर किए थे उनको ज़मीन बोस कर दिया। यकीनन इसका क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को जाता है और दिखाई ये देता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत की टीम के साथ नहीं खेल रही है बल्कि एक क्लब की टीम के साथ खेल रही है, खेल भी नहीं रही है बल्कि खिला रही है। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की टीम और बैसियत कौम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ज़ाहिर है कि जब इंतज़ार भी तवील हो और रवायती हरीफ से मुकाबला हो और इस कदर पुरएतमाद, पुरयकीन, मौसर जीत हो तो यकीनन उसके नतीजे में निहाल होना बनता ही है। इसके साथ साथ अगर हम अपने मामलात पर नज़र डालें तो बहुत से सवालात हमारी अंदरूनी सूरत हाल को लेकर भी जन्म ले रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत जो है वो बंद गली में दाखिल हो गई है और जो मौजूदा सूरत हाल में एक बेयकीनी पाई जाती है उसका सिरा किसी की समझ में नहीं आ रहा है और ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि हालात जो हैं वो किधर जाएंगे और रास्ता जो है वो कहाँ से निकलता है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो पोलराइजेशन पिछले 3.5 बरसों के अंदर हुई है उसने एक ऐसी तकसीम शुदा लाइनें खींच दी हैं कि जिनको पार करना जो है वो मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि आज अदारा जाती लड़ाई के अंदर भी मामलात जो हैं ख़राबी की अपनी आखिरी सतह के ऊपर पहुँचे हुए हैं। कल क्या होगा और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी कोई भी यकीन के साथ ना कुछ कह सकता है ना दावा कर सकता है और ज़ाहिर है इस कैफियत का नतीजा जो है वो पूरे मुल्क की अमूमी सूरत हाल से निकल रहा है। ना मईशत की सिमत वाज़ह हो रही है, ना इस्लाहात की सिमत वाज़ह हो रही है, ना इस तरीक़ाकार की सिमत वाज़ह हो रही है कि हमारा निज़ाम जो है वो अब किस जानिब जाएगा और आइंदा इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे, पहले होंगे, क्या होगा, किस तरीके पर होगा, हर चीज़ जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात, आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या पाकिस्तान की सियासत जो है अगर आप इसको एक उस पैराए में देखें कि जिसके अंदर मामलात जो हैं वो आपको लगता है कन्फ्यूजन का शिकार है और आपको दिखाई देता है कि हमारी सियासत जो है वो बंद गली में दाखिल हो गई है और जो मौजूदा हालात और वाक़यात हैं उनका कोई हल समझ में नहीं आ रहा है?
دیکھیے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ سارا تجزیہ جو ہو رہے ہیں وہ کن بنیاد پہ ہو رہے ہیں. تجزیہ اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت مرکز میں ہے وہ اس کا کچھ فوج کے ساتھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک رے آف اپارچونٹی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کو, تو اس نے اپنے وار تیز کر دی ہے اور اس کو وہ انکیش کر رہی ہے. اگر اگلے ایک ہفتے میں 10 دن کے اندر یہ رے آف اپارچونٹی نظر آئے کہ تھی ہی نہیں تو یہ پھر کدھر کھڑے ہوں گے. جب آپ ایک اصولی سیاست کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہو تو جو اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ پروسیجرل میتھڈ ہے, وہ پروسیجر فالو ہو رہا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ within 1 week to 10 days جو فیصلہ ہے DGISI کا آ جائے گا. بار بار حکومت کہہ چکی ہے, حکومت کے اسپوک پرسن کہہ چکے ہیں کہ there is no misunderstanding between the army chief اور باقاعدہ جو ہے جو کچھ معاملات تھے وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں. پاکستان کی سیاست میں انفارچونیٹلی فوج کا ایک خاص عمل دخل ہے. واحد انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کی جو ایگزسٹ کرتی ہے, باقی ساری انسٹیٹیوشن تقریباً تباہ ہے. ان کو ریکریٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, ان کو اسٹیبلش کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا وہ کوئی پریڈکٹیبل نہیں ہے, چاہے اس کے اندر آپ کی جوڈیشری ہو, ایگزیکٹو ہو یا پارلیمنٹ. جیسے کہ پارلیمنٹ ایون ایز این انسٹیٹیوشن از ناٹ پرفارمنگ. اس کا ثبوت لینا چاہتے ہیں تو میں یہ دکھا سکتا ہوں آپ کو. میں فردوس صاحب میں آتا ہوں. آپ نے چونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, ہم نے جلدی موو کرنا ہے, آپ نے بہت اہم کچھ باتیں کی ہیں. نہال ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج پاکستان کا بڑا اہم ادارہ ہے اور جلسے اور جلوسوں کے اندر ان پہ کوئی تنقید نہیں ہوگی. آپ کی پارٹی کے اندر ایک عجیب اس وقت صورتحال درپیش ہے, 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے, 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے. اور کیا یہی وجہ ہے کہ جو آپ لوگ مہنگائی کے خلاف ایک احتجاجی مہم لے کر اٹھے ہیں اس کے اندر بھی کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, آپ نے جو سوال کیا تھا فردوس بھائی سے, وہ سوال میں نے سنا اور جو جواب انہوں نے دیا وہ مجھے بڑا تعجب ہوا. سوال آپ نے کچھ کیا, جواب انہوں نے کچھ دیا. آج کے دا نیوز انٹرنیشنل میں محترم جناب اسحاق ڈار صاحب کا ایک کالم چھپا ہے پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کے حوالے سے. پہلے تو انہوں نے انالائز کیا ہے مارکیٹ میں پیاز, آلو سے لے کے ٹماٹر ہر چیز کی. اس کے بعد انہوں نے پیٹرول, الیکٹریسٹی کو کہا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کی وہ بڑا گمبھیر ہے. وہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے بے تحاشا لگایا گیا. جو انٹرنیشنل گرانٹ لیا جا رہا ہے اسے لون کہا جا رہا ہے یا امداد کہا جا رہا ہے. اور جو ان کے پاس اسکیم ہے, جو اسکینڈلز ہیں, اصل میں عام عوام جو ہے اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہے. عام عوام سے ساتھ ساتھ تاجر بھی متاثر ہے. تاجر کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بڑا متاثر ہے. تو یہ روڈ پہ آیا لکھا. پھر ان کی گورننس اتنی بری ہے کہ آج بھی جی ٹی روڈ. نہال ہاشمی صاحب, میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے مجھے ذرا اس کا جواب چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کی کیا مطلب, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں, ڈیبیٹیبل ہیں, اس پہ بات ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ سب کے سامنے ہے, لیکن آپ کے اندر سے بھی اثر اس وقت آئے گا جب آپ کی پارٹی میں اتفاق ہوگا. بالکل اتفاق ہے. جو بات شہباز صاحب نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. نہ محمد نواز شریف صاحب کبھی کسی فوج کے خلاف بات کی ہے, نہ شہباز صاحب نے, نہ ہم نے, نہ مریم نے, کسی نے نہیں کی. ہم فوج کے خلاف بات نہیں کرتے, ہم بات کرتے ہیں یوزر پر کا. ہم بات کرتے ہیں ان فرد واحد کا جو فوج کے ادارے پہ فوج کے لیبل لگا کے وہ اپنے پاور کو مس یوز کرتے رہے. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ فوج سے پیار کیا ہے, کبھی اس کے خلاف بات نہیں کیا. مگر کیا ہم ایوب خان, یحییٰ خان, مشرف, ضیاء, ان سب کو گلے لگا لیں؟ ہم کہیں کہ آپ پاکستان کے بہت بڑے مسیحا تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں نہال ہاشمی صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। फैसल करीम कुंडी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने निहाल हाशमी साहब से भी यही बात की कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी जो है वो बहुत मुतासिर हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनके जो आला ओहदों पर फाइज लोग हैं जैसे गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उनके मज़का खेज स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन आप जिस एहतजाज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक ही है। क्या आपको लगता है कि सियासी तौर के ऊपर अवाम जो हैं उनका एतमाद ख़त्म होता जा रहा है पॉलिटिकल साइड के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन की जमातों ने कॉल दी है महंगाई के हवाले से और पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी प्राइस हाइक पे। पीडीएम की जमातों ने अपने लेवल पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के जो है मुख्तलिफ अजला में ओवरऑल पाकिस्तान में एक कमिंग जो जुम्मा है उसको इंशाल्लाह जो है पूरे पाकिस्तान में भी यहाँ दोबारा से जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है अगर आप निकलें, अगर आप देखें मार्च में लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं महंगाई से। आज अगर आप देखें पेट्रोलियम की कीमतें और डॉलर और बिजली के रेट्स देखें, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे हैं। अब बात यह है कि हमारे जो दोस्त हैं अपोजिशन में जो बैठे हैं उन्होंने तो सारा मलबा डालना है माजी की हुकूमतों का, लेकिन ये नहीं कहते कि माजी की हुकूमतों का जो मलबा जो उन्होंने खुद उठाया हुआ है, जिनके साथ वज़रा हैं या जो इनके एडवाइजर हैं वो भी आपके साथ हैं, उस वक्त वो भी एडवाइजर वही एडवाइजर थे जो आज आपको वही मशवरे थे। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने 3 साल में क्या कुछ किया या 8 साल खैबर हुकूमत आई तो इस चीज़ की बेहतरी के लिए क्या। कुंडी साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप ये नहीं समझते हैं कि ये मैं मान रहा हूँ कि ये तमाम मसाइल अब मौजूद हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अवाम का जो एतमाद है कि वो ये सोचें कि आप उनकी बात कर रहे हैं, उनको आपके साथ चलना चाहिए, आपके महदूद पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, चाहे नून लीग हो चाहे आप हों, आपके एहतजाज में आम आदमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं कि हम आम आदमी क्या समझ रहा है कि ये महंगाई जो हो रही है बहुत अच्छी है, या जो है ये जो बेरोजगार लोग हो रहे हैं, लोगों को रोजगार से निकाला जा रहा है, ये बहुत अच्छा है? कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप महंगाई है उसको तो आप गरीब आदमी छोड़ें, सफेद पोश जो है वो भी गुजारा नहीं कर सकता इस महंगाई के दौर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो बताएं ना कि इमरान खान साहब यही कह रहे थे ना कि अगर महंगाई होगी मुल्क में तो हुक्मरान जो है वो चोर होंगे, हुक्मरान करप्ट होंगे, तो इससे महंगाई होगी। माजी में जब तेल की कीमतें चढ़ती थी या बिजली की कीमतें चढ़ती थी या गैस की कीमतें चढ़ती थी या रुपया डिवैल्यू होता था तो यही कहा जाता था जब मुल्क में हुक्मरान करप्ट होते हैं तो इसी तरीके से जो है वो कीमतें चढ़ती हैं। तो अब ये जो है अपने अभी जो मंतक बताते हैं जब इसके दौर में कहते हैं हमने तो बैरूनी कर्जे देने हम महंगाई कर रहे हैं। भाई आपने तो कहा था कि 40 रुपये पेट्रोल होगा, बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो आप जला दें, आप सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं। तो आज हम बताएं कि हम बिल जलाएं बिजली के, गैस के, सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं, क्या करें क्या करें? ठीक है, मैं आता हूँ फैसल साहब। अब इसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ये फरमाइएगा कि आप चूँकि बिजनेसमैन हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि इकनॉमिक्स जो है ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैनेजमेंट है। और जाहिर है कि जब मैनेजमेंट को आप लेकर चलते हैं तो फिर आपके ऊपर जो शॉक्स होते हैं उनके एब्जॉर्बेंट्स, उनका हल बर्दाश्त करने के भी उसमें चीज़ें जो हैं वो होती हैं। आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि हुकूमत की इकनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो एक मुकम्मल नाकामी का शाहकार है? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता। बात सारी ये है कि मुकम्मल नाकामी के आप ये तो बता रहे हैं कि असरात ये दिखाते हैं कि मुकम्मल नाकामी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हम होते तो ये करते और इससे ये होता। कि मेरे ख्याल से पिछले साल की आपकी ग्रोथ रेट वाज एक्सेप्शनल ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस जो दुनिया में हो रहे थे। इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस है ये तो बड़े आराम से कह दिया गया कि महंगा तेल, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें कोट करके कोई फायदा नहीं होता।
जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि 75% ड्यूटी ले रही थी हुकूमत, जो ऑयल की प्राइस थी उसमें सेल्स टैक्स, और दूसरी जो गवर्नमेंट थे वो 75% जो ऑयल की प्राइस थी वो 75% सरचार्ज था उसके ऊपर जब लोगों को मिल रहा था, तो उसको हम डाका कहते थे लोगों के ऊपर। आज वो 7.5% है। इस वक्त जो प्राइसेस हुई भी है उसके लिहाज से क्या इनके पास फॉर्मूला है कि ये तेल को सस्ता कर देंगे? आप इस चीज से नहीं, एक सेकंड, मैंने आपको इसी में जवाब देना है। प्लीज मुकम्मल नहीं, ये फरमाइएगा, पेट्रोल जो है पीपल्स पार्टी के दौर में $150 लीटर तक गया था, यही टैक्सेशन का इशू था, फिर भी 80-85 रुपए लीटर मिल रहा था, तो वो खराबी थी या अब खराबी है? आप टैक्स भी कम कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत भी आपसे कम नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट फेलियर है। नदीम साहब जी, यू आर नॉट दैट सिम्पल। आपका उस जमाने में डॉलर कितने का था? डॉलर कितने का था वो बताइए। ठीक है, वो याद है कितने का डॉलर था पीपल्स पार्टी के दौर में? 84 रुपए का, 60 का। डार साहब तक 100 था। 70 से जो चीज 70 रुपए की थी, आज वो बगैर कीमत बढ़ाए हुए अगर वो $1 की ही रहती तो 170 की हो जाती। डॉलर डिवैल्यू क्यों हुआ? इससे कि आप जो है आपकी डॉलर की मांग ज्यादा है और आपके पास डॉलर की जो इनकम है वो कम है। आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा देते और इंपोर्ट्स कम कर लेते और बैलेंस हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी। सबसे खराब दौर किस दौर का रहा? पीपल्स पार्टी का नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। पीएमएल के दौर में वो रिट्रैक्ट हो गई, जो $24 बिलियन था वो $20 बिलियन पे रह गया, और उसके ऊपर इंपोर्ट जो थी उन्होंने बढ़ा के 62 बिलियन पे कर दी, और उसके साथ साथ रुपये को सपोर्ट करने के लिए हर साल कर्जा लिए हुए डॉलर से $8 बिलियन मार्केट में डाल दिए और आपका अपना कर्जा बढ़ गया। फिरदौस साहब मैं आता हूं, क्योंकि आपने ये जो बात उठाई है इसमें एक वजन है। मैं आता हूं फिरदौस साहब। निहाल हाशमी साहब जो फिरदौस साहब बात कर रहे हैं, बात ये है कि यहाँ जितने हज़ार टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं वो सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब और वो ये बात मानने को नहीं तैयार कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो ये सब हम सबका मुल्क है, और जब तक आप सच नहीं बोलेंगे उस वक्त तक आपको, जब तक आप इतराफ नहीं करेंगे हकीकत ये बताए। ये डॉलर अभी ठीक है, मैं फिरदौस साहब मुझे अब ब्रेक लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं आता हूं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, जो फिरदौस साहब ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे उसमें उस बात में एक वजन है। इसहाक डार साहब इस वक्त जो भी कहें, जो उस वक्त हमने देखा वो एक एंटी एक्सपोर्ट रवैया था, और जब टेक्सटाइल वाले उनके पास जाते थे तो वो कहते थे कि आपको मैं इतना सहूलतें दे दूं, इससे कम पे तो मैं लोन ले सकता हूं शरह सूद पे। अब ये जो मामला है कि कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हुई हैं, और जाहिर है कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को हमेशा से ये बहस होती रही है कि हमें अपनी बरामदात बढ़ानी है, और यही वो शोबा है जिसके लिए कुछ नहीं किया गया। नदीम भाई, इसके दो महरकात हैं। एक तो उस ज़माने में जो बिजली थी वो नापैद थी, हमारा एक बड़ा हिस्सा बिजली बनाने में लग गया ताकि हम फैक्ट्रीज को चलाने के लिए बिजली दे सकें। दूसरी चीज़, एक लफ्ज़ है एंड ऑफ द डे और हासिल हुसूल। ये देखा जाए कि मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में इसहाक साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त रोटी, आटा, पेट्रोल, खुर्दनोश, दवाई, बिजली, गैस का क्या हाल था, आज क्या हाल है। उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व का क्या हाल था, आज क्या हाल है। उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का क्या हाल था, आज क्या हाल है। उस वक्त रोजगार और बेरोजगारी का क्या हाल था, आज क्या हाल है। उस वक्त इन्फ्लेशन का क्या हाल था, आज क्या हाल है। उस वक्त जीडीपी का क्या हाल था, आज क्या हाल है। उस वक्त अमन अम्मा क्या हाल था, आज क्या हाल है। उस वक्त फॉरेन पॉलिसी क्या थी, आज क्या हाल है। उस वक्त दाखिला पॉलिसी क्या थी, आज क्या।
उस वक्त स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस क्या थी और आज क्या है, उस वक्त स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस क्या थी, आज क्या है, उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दीगर डेवलपमेंट में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में जो तरक्की हो रही थी उसका मुआवजा कर ले आज के दौर से, तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा। एंड ऑफ द डे आम आदमी कहता है मैं सुकून की नींद सोना चाहता हूँ, इज्जत की रोटी खाना चाहता हूँ, मैं भीख मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं चोरी करना नहीं चाहता हूँ, मैं करप्शन करना नहीं चाहता हूँ। मैं इस वक्त ये जो गोरख धंधा है, इनके 4 मिनिस्टर आए फाइनेंस, एक भी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका। इनके कई आए इंटीरियर मिनिस्टर, आज भी वही कुछ हो रहा है जो जिसको ठीक करके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चले गए थे। मियाँ साहब कह रहे थे कि हाउस इन ऑर्डर करो, मियाँ साहब के दौर में तजारती राहदारी ठीक थी। आज हम कहाँ खड़े हुए, इनकी गवर्नेंस टोटल क्लैप्स हो गई है। इनकी पार्टी नहीं है, एक भात मंत्री का कुंभा है। आप जाके सड़कों पे, कल का प्रोग्राम आप पाकिस्तान के सड़कों पे जाके कर लें, आम लोगों से पूछ लें, किसान से पूछें, मजदूर से पूछें, हाँ उससे मत पूछेगा जो ATM है इमरान खान के। ATM सारे फायदे में हैं। जो लोग सरमायाकार हैं, जो इमरान खान के साथ हैं, जिनका स्कैम है, वो मेरे भाई फिरदौस नकवी साहब ने खुद कहा था कि अगर गैस नहीं दे सकते हो, बिजली नहीं दे सकते हो, फलां नहीं कर सकते हो, इनको कीमत अदा करनी पड़ी। ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, इन्होंने सच बोला। मैं निहाल हाशमी साहब आता हूँ, निहाल हाशमी साहब मैं आता हूँ। फैसल साहब ये फरमाइएगा कि चूँकि आप सियासी मामलात को बड़े करीब से देखते हैं, मुख्तलिफ जो होती हैं मीटिंग्स, आपको दिखाई देता है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो एक बंद गली में शामिल हो गए हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं किसी को समझ में नहीं आ रही कि रास्ता किधर से निकलना है? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। देखें, मेरे PTI के दोस्त ने बात की कि इनके पास कोई हल नहीं है या कोई ऐसी बात उन्होंने की। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों को जब हुकूमत 2008 में मिली, उस वक्त मुल्क जो है वो आपको पता है कि दहशतगर्दी का शिकार था। एक डिक्टेटर ने हमें जिस तरीके से मुल्क हवाले किया था, जो मुल्क के हालात थे, बारूद से भरा पाकिस्तान था, दहशतगर्दी थी, खुदकुश धमाके थे, टारगेट किलिंग थी, सब कुछ थे। उसके बाद अगर आप देखें कि इंटरनेशनल सतह पर इकोनॉमिकल क्रंच था, फिर सैलाब आया, फिर आप देखें स्वात पे ऑपरेशन हुआ, IDPs आए, बिलियंस में IDPs आए, उसके बाद लोगों को सेटल डाउन किया, उसके बाद और ऑपरेशन हुए। तो ये सब हालात के होते हुए भी हमने जो है इकोनॉमी को कंट्रोल किया। हम 2008 में जब आए, हम गंदम दरामद कर रहे थे, 2009-10 में हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे PTI के दोस्त कहते हैं कि इस दफ़ा जो है वो बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की और गन्ने की, लेकिन चीनी सस्ती नहीं हुई, गंदम सस्ती नहीं हुई, बल्कि आप उल्टा जो है गंदम अभी आपने दोबारा कह दिया कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वो तो कह रहे हैं सिंध से आप रिलीज नहीं कर रहे? नहीं, ये तो ऐसे एक बहाना है ना। मुझे बताएं कि आपकी बम्पर क्रॉप हुई है तो आपकी क्या 2 वक्त की रोटी सस्ती हुई है? चलो इनके ये बात अगर हम टाइम बिंग मान लें, चलो KP में और पंजाब में और बलूचिस्तान में जो है वो रोटी कितनी की है, 2 वक्त की रोटी की क्या पोजीशन है? चलो सिंध में हम रिलीज फॉर एग्जांपल नहीं करते, की बात हम मानते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है ऐसी बात। लेकिन आप बताएं कि आपकी क्या रोजमर्रा की अशिया बाकी सूबों में सस्ती हो चुकी हैं, ब्यूटी स्टोर में सस्ती हो चुकी हैं। लेकिन जो है ये अब देखें, अपनी नाकामी और कोताही दूसरों के गले में ना डालें। आप बोलें कि हमसे नहीं हो सका, हम कंट्रोल नहीं कर सके, फिर आप देखें अफगानिस्तान के जो हमारे हालात हैं, आप अफगानिस्तान में भी आप गंदम उधर भी दे रहे हैं, आप चीनी भी दे रहे हैं, आपका डॉलर जो है आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, दिन ब दिन आपका डॉलर का रेट चढ़ रहा है। आपने भी बात की कि हमारे दौर में इंटरनेशनल क्या रेट था बैरल तेल का और आज क्या है और इनने कितना कंट्रोल किया है। तो ये चीजें सब कुछ अगर आप देखें क्या सिचुएशन है। अब फैसल साहब मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, मैं फिरदौस साहब को देना चाह रहा हूँ। फिरदौस साहब, बुनियादी तौर पे इस वक्त मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की कैफियत है। आप जो भी बात कर लें वो अगले हफ्ते हो जाएगा, 4 दिन होगा, 3 दिन होगा, एक तनाव भी है, एक बेयकीनी की कैफियत भी है। और उस बेयकीनी की कैफियत के अंदर सियासी तौर पे आप उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपोजिशन के लिए कहें या जो भी कहें, आपको नहीं लगता कि ये बेयकीनी की कैफियत जो है ये हालात को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जा रही है? जी देखिए, ये तो
दुनिया का असूल है कि अनसर्टेनिटी जो है इज नॉट गुड। वो तो कोई मैं ये तो कह ही नहीं सकता, इसलिए कि लोगों को हमेशा ये चाहिए कि उनको पूरा अपना आगे का रास्ता साफ नजर आ रहा हो। अगर आप किसी को 4 रास्ते दिखाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हुकूमत की कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए, लेकिन कई दफा बड़े असूली फैसले करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका वाला फैसला था कि वी कैन बी योर पार्टनर्स इन पीस बट नॉट योर पार्टनर्स इन वॉर। हालात खराब होते हो, अमेरिका से रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती ना रहे, ये हमारा असूली फैसला है। 1984 से ज़िया-उल-हक के फैसले के बाद, मुशर्रफ के फैसले के बाद कि हम अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे कि जितना इस मुल्क ने आज तक सफर किया है, वो एक ड्रोन हमले करवाए अपने लोगों के ऊपर, वो तो भूल जा रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब के कितने हमले करवाए जरदारी साहब ने अमेरिकी ड्रोन से, नवाज शरीफ ने कितने कराए, हमारे दौर में कितने हुए। आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क है या बनाना स्टेट है? अगर आपको अपनी खुददारी और खुदी का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और इसके ऊपर वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही है, मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर कट है। आपके लिए नामूस रिसालत इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी ने आज तक कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है नामूस रिसालत। अगर आप ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो हमें वो भी याद है कि जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो शेब अबी तालिब भी याद है और जंग खंदक भी याद है। हम अगर अपनी मिसालें लेना चाहते हैं तो वहां से ले, पेट पे पत्थर बांध के भी। असल में फिरदौस साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत सी चीज़ें बात हो सकती थी, लेकिन बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।